हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आइस दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 8 अगस्त है। द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे आर्टिकल आ जाए हुए जिसको हमने शामिल किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर कुछ अलग फैक्टर्स आपको मिलेंगे। साथ में एक आर्टिकल है जिसमें गूगल का इन्वेस्टमेंट हो रहा है भारत में और $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। वो कितना अच्छा हो सकता है, उसको और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, उसके बारे में राइटर ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिसको आपको जरूर जानना चाहिए। और तीसरा आर्टिकल होगा मिनिमम वेजेस पर कि इंडिया में क्या सिस्टम है और अभी जो क्राइसिस है कोविड का उसमें हम कैसे और अच्छी स्थिति कर सकते हैं लेबर की, खास करके जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनकी। और ये आर्टिकल आपको जानना चाहिए बहुत ही डिटेल में, तो बने रहिएगा अंत तक। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ आईएएस दरबार के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे सुविधाएं मिलने वाली है। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस डेली बेसिस पर देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। आज इकोनॉमी से आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं और आईएएस दरबार का एक आंसर राइटिंग का ग्रुप है टेलीग्राम पर, उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आइए कोटेशन से शुरुआत करते हैं। आज का कोटेशन है, द राइट्स ऑफ एवरी मैन आर डिमिनिश्ड व्हेन द राइट्स ऑफ वन मैन आर थ्रेटेंड। मतलब बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा। जॉन एफ कैनेडी साहब का ये स्टेटमेंट है जहां पर कहा जा रहा है कि अगर एक इंसान के भी अधिकार पर खतरा हुआ तो आप ये मान लीजिए कि वहां पर जितने भी लोग हैं उन सभी के अधिकार खतरे में हैं। तो ये डेमोक्रेसी वाले सेक्शन में आप ऐसे कोटेशंस को यूज़ कर सकते हैं। डेमोक्रेसी पर आपको ऐसे आता हो, आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो वहां पर इसका यूज़ कर सकते हैं। और आज हम 2-3 आर्टिकल देखेंगे। इससे मैंने आपको शुरू में बताया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सुंदर पिचाई को जो बातें कही गई हैं और बूस्टिंग डिमांड हमारा तीसरा आर्टिकल होगा। आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाएंगे। इकोनॉमी से आज का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो पहला आर्टिकल होगा एनईपी 2020, श्याम मेनन साहब का ये आर्टिकल है। दूसरा है डियर सुंदर पिचाई, और इसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे आपको जब आप इसको सुनेंगे तो। खास करके डिजिटल इंडिया में क्या कंस्ट्रेंट है, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे उनको ठीक करना है, अभी वो सारी बातें इसमें कही गई हैं। फिर तीसरा आर्टिकल है बूस्टिंग डिमांड बॉटम अप, मिनिमम वेज मस्ट बी शेप्ड बाय एम ऑफ एनहांसिंग इनकम एंड कंजम्पशन। कैसे बढ़ाया जाए लोगों के इनकम को, ये बहुत आज सबसे बड़ा मुद्दा है और खास करके डिमांड को ड्राइव करने की ज़रूरत पड़ रही है इस समय में। तो आंसर राइटिंग के लिए 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पहला तो ये कि आखिर ये जो डिजिटल डिवाइड है कंट्री में, उसके गैप को ख़त्म करना की ज़रूरत क्यों है और इसको एक्सप्लेन करना है आपको। और दूसरा, आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बारे में आपको बताना है, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में आपको बताना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको इकोनॉमी पर सवाल पूछे गए हैं। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट आपने सुना होगा अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर पढ़ा है तो। इकोनॉमी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है विच इज़ द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द कंट्री। इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा फीचर है जो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, ना कि करंट अकाउंट का। अगला सवाल है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, इनमें से कौन सा डेफिनेशन बताता है कि ये ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है, ये भी बताना है आपको। और तीसरा सवाल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन से जुड़ा हुआ, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, बताना है कौन सा इनमें से फंक्शन नहीं है आरबीआई का। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ध्यान से सोचेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। आपको यहाँ पर कई तरीके के कोर्सेज मिल रहे हैं। आज के समय में एक एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस आपको दी जा रही है जिसमें कि ट्रेनिंग सेशन एडेड है और बहुत ही यूनिक तरीके से आपको यहाँ पर गाइड किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस को समय पर कंप्लीट किया जा रहा है। और बाकी की जानकारी आप कॉल पर ले सकते हैं 8750069419 पर। आईएएस दरबार के जो भी आपको फीचर्स के बारे में जानना है उस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की शुरुआत करेंगे। सोशल जस्टिस एजुकेशन में इसको ऐड कर देंगे। जीएस पेपर 2 में ये पूरा टॉपिक है, वहाँ पर हेल्थ एजुकेशन और उससे जुड़े हुए जो भी चैलेंजेस एंड इश्यूज हैं ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, तो वहीं पर आ जाएगा ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और ये पिछले वाले स्लाइड का है। आइए यहाँ से शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बैकग्राउंडर हमने डिस्कस किया हुआ था बहुत डिटेल में। इसके सारे फीचर को भी हमने देखा हुआ था जब ये पॉलिसी आई थी, तभी हमने बहुत अच्छे से आर्टिकल को डिस्कस किया था। तो अगर किसी ने वो पुराना आर्टिकल नहीं सुना है तो प्लीज़ वो जाकर के वो वाला वीडियो देख लें जहाँ पर पहली बार
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में चर्चा हुई थी। तो आर्टिकल में बेसिकली क्रिटिसिज्म है, आपको ये ध्यान रखना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है कि गवर्नमेंट जो नई पॉलिसी लेकर के आई है और जो पुरानी पॉलिसी थी उसमें किस तरीके से डिफरेंस है और गवर्नमेंट एक्चुअली में कैसे स्ट्रक्चरल डिफरेंस मेंटेन कर पाएगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी जो पॉलिसी बनाई गई है उसमें ज़्यादातर तवज्जो हायर एजुकेशंस को बढ़ावा देने में दिया गया है, खास करके मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखा गया है। अब जो बच्चों के लिए जो ऑप्शंस हैं उसको बहुत ज़्यादा वाइड कर दिया गया है, तो ऑप्शंस बढ़ जाएंगे तो कन्फ्यूजन भी बढ़ जाएगा, नो डाउट। और यहाँ पे सवाल यही पूछे जा रहे हैं राइटर के द्वारा कि आखिर कैसे ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है ये सारे सिनेरियो को डिफरेंट तरीके से पेश कर पाएगी और पुराने पॉलिसी से बेहतर साबित हो पाएगी। तो अभी जो रिसेंटली चीज़ें हुई हैं इसमें द विजन फॉर हायर एजुकेशन इटसेल्फ इज क्वाइट वर्डी। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो पॉलिसी में कुछ बातें कही गई हैं वो बहुत ही वर्डी है, मतलब क्लियर कट एक्सप्लेनेशन किसी भी चीज़ का नहीं है और ख़ास करके एक शब्द का बार बार इस्तेमाल किया गया। तो बेसिकली ड्राफ्ट को यहाँ पर इन्होंने सामने रखा है, जो एजुकेशन पॉलिसी का तैयार किया गया है उसमें जो बातें लिखी गई हैं, क्या क्या बातें हैं, कितनी बार सेम स्टेटमेंट और सेम वर्ड को यूज़ किया गया है और कैसे ऑब्जेक्टिविटी पर फोकस नहीं किया गया है, ये राइटर यहाँ पर कह रहे हैं। सो इनका कहना है कि 2040 में, अब ऑब्वियसली नया प्लान आएगा, तो 2040 में जो हमने एक अपना एम्बिशन बनाया है कि हम एजुकेशन की स्थिति को बदलेंगे भारत में और उसमें हर एक एंगल से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी आगे चल करके इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा और जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं वहाँ पर कई तरीके के ऑप्शंस को ओपन कर दिया गया है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को बार बार फोकस किया गया है पॉलिसी में कि उसके थ्रू जो बच्चे हैं अगर एक जगह पे 3000 स्टूडेंट एटलीस्ट पढ़ सकते हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट में सुविधाएं रहेंगी, पब्लिक हो या प्राइवेट सेक्टर हो, सभी को इस पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा। तो इसके फीचर्स के बारे में एक बार फिर देख लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल में बताया गया है। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके एग्जैक्टली फीचर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है वो क्या, कि जो नई पॉलिसी के तहत हम जब पहले ग्रेजुएशन करते थे तो उस समय में 3 साल का ग्रेजुएशन हुआ करता था, राइट, और प्रॉपर स्ट्रीम्स बटे हुए थे, आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स। तो और इस तरीके से 3 साल में आपको डिग्री लेनी होती थी। उसके बाद अगर आपको रिसर्च वर्क में जाना है तो आप MA, MPhil, PhD की तरफ जाइए, और अगर आपको रिसर्च वर्क में नहीं जाना है तो फिर आप अपना कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर जैसे आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमारा सिस्टम था, लेकिन अब क्या किया है सरकार ने, इसको बदल करके 4 साल का कोर्स किया है और 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स रहेगा और उसमें भी एग्जिट ऑप्शंस कर दिए गए हैं कई सारे, कि जो चाहे वो 1 साल में एग्जिट कर सकता है सर्टिफिकेट लेके, फिर कुछ लोग चाहे 2 साल में एग्जिट कर सकते हैं डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेकर के, फिर 3 साल में एग्जिट कर सकते हैं ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर के, और 4 साल तक अगर कोई पढ़ता है, अगर किसी को रिसर्च वर्क में जाना है तो 4 साल का उसको अंडर ग्रेजुएट लेवल को कंप्लीट करना होगा। और फिर MPhil को हटा दिया गया, उसके बाद वो डायरेक्ट अपने रिसर्च प्रोग्राम में इंक्लूड हो सकता है, PhD के लिए जा सकता है। तो ये बड़ा बदलाव किया गया यहाँ पर। साथ में जो इंस्ट्रक्शन होगा वो बाइलिंगुअल होगा एंड इसके अलावा कई सारे और फीचर्स रखे गए कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको और इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा, नंबर ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाया जाएगा। तो ये सारी अच्छी बातें पॉलिसीज़ में कही गई हैं। बाय 2035 इंडियाज हायर एजुकेशन सिस्टम विल हैव डबल द क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो टू 50%। तो हमारा टारगेट ये है कि 2035 तक भारत में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको 50% कर दिया जाएगा, यानी कि सारे बच्चों को हायर एजुकेशन सिस्टम में लेकर के आएंगे और ऐसी एक प्रॉपर तरीके से नीति बनाई गई है कि लोग एजुकेशन की तरफ जागरूक होंगे, बच्चों को बहुत ही भार नहीं लगेगा पढ़ना, और इस तरीके से जो एनरोलमेंट है वो भी डबल हो जाएगा और यहाँ पे जो हायर एजुकेशन का सिस्टम है वो और स्ट्रांग हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें
इसमें ली गई हैं। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट कि नो क्लियर रोड मैप। ये जो अच्छी अच्छी बातें इस पॉलिसी में कही गई है ना, इसका कोई प्रॉपर रोड मैप तैयार नहीं किया गया कि आखिर हम इसको अचीव कैसे करेंगे। जो परेशानियां बीच में हैं उसके लिए क्या रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होगा, उसके लिए कहीं कुछ बातें नहीं कही गई हैं। जैसे कि द एग्जिस्टिंग इम्परफेक्ट इंस्टीट्यूशन, अभी जो हमारा टारगेट है वो क्या है, हमें एक परफेक्ट इंस्टीट्यूशन तो बनाना है, लेकिन अगर हम बात करें तो आज के डेट में समहाउ एक इम्परफेक्ट इंस्टीट्यूशन है। चाहे आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात कर लें या रेगुलेटरी स्ट्रक्चर की बात कर लें, हर जगह पर कॉम्प्लिकेशंस है, हर जगह पर परेशानी है, और वहां से हम एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि इसको लेकर के जाएंगे जिसमें कि कंप्लीट एक प्रॉपर एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक सिचुएशन होगा, इंस्टीट्यूशन होगा हायर एजुकेशन सिस्टम का, वहां तक हम पहुंचाएंगे चीज़ों को। लेकिन उसके लिए जो प्रॉपर एक रोड मैप होता है उसकी कमी लग रही है। एंटायरली न्यू इकोसिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, साथ में भी कहा गया है कि पॉलिसी में बार बार इस बात पर फोकस किया गया है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इंडिपेंडेंस दिया जाएगा और ऑटोनॉमी दी जाएगी, राइट। लेकिन अगर हम फिर से बात करते हैं कि अभी जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसमें क्या है कि ऑब्वियसली जो स्टैंडर्ड है टीचिंग का वो बहुत नीचे है आज के समय में भारत में, और रिसर्च वर्क पर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए जाते हैं, कोई डेवलपमेंट ज़्यादा वहाँ पे नहीं है। गवर्नेंस एंड लीडरशिप की बात करें तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। रेगुलेटरी सिस्टम भी काफ़ी इनफेक्टिव अभी तक देखा गया है। तो ये जो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं एजुकेशन सिस्टम में इंडिया में, इसको हम कैसे और अपलिफ्ट कर सकते हैं, इसके लिए हमें एक अच्छा रोड मैप भी तैयार करना चाहिए था, पॉलिसी में बातें आनी चाहिए थी। कंक्लूजन में कहा जा रहा है ड्राइंग एन इंस्टेंस फॉर एंशिएंट इंडिया, ये एग्जाम्पल लेते हैं एंशिएंट समय में जो भारत का एजुकेशन सिस्टम था वो नो डाउट बहुत जाना माना था। चाहे आप नालंदा यूनिवर्सिटी की बात कर लें, वल्लभी यूनिवर्सिटी की बात कर लें, ये सारी जो जगह थे, जो शिक्षा के संस्थान थे, वो पूरे विश्व में जाने माने थे। और इनमें इनका कहना है कि वहाँ पर एक चीज़ थी, वो था ट्रस्ट, एक यूनिकनेस था, वो था ट्रस्ट और फ्रीडम। एक ऐसा माहौल था जिसमें कि ट्रस्ट और फ्रीडम था, और इसी चीज़ को आज भी हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है। अगर हम एक ट्रूली पाथ बनाना चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम में, उन सारी चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं जो हमने पॉलिसी में लिखा है, तो उसके लिए एक ट्रस्टफुल और फ्रीडम से भरा हुआ एनवायरनमेंट और फ्लरिश्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए। अगला आर्टिकल देखते हैं, डियर सुंदर पिचई। तो ये बेसिक एक तरीके का लेटर है जो कि भास्कर चक्रवर्ती साहब ने लिखा है गूगल के सीईओ सुंदर पिचई जी को। ठीक है, अब आपको न्यूज़ बताते हैं, फिर आपको चीज़ें आगे समझ में आएंगी। अब यहाँ पे ये जो सिलेबस है कहाँ पे इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, तो जीएस पेपर 3 में आ जाएगा ये, और इकोनॉमी में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में। ये न्यूज़ है, न्यूज़ आई थी कि जो गूगल है, गूगल कंपनी भारत में इन्वेस्ट करने जा रही है $10 बिलियन का, और इससे इंडिया में हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, ये अब बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब ये लेटर लिखते हैं, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, ये कहते हैं कि बहुत बड़ी बात है कि जो कंपनियां हैं वो अच्छे से रन कर रही हैं, जबकि ग्लोबल लेवल पर जो सिस्टम है, जो सिचुएशन है, वो इतना कंट्रोलेबल नहीं है। जब ये ट्रेड वॉर चल रहा है यूएस और चाइना के बीच में, ऐसे में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए पहले उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया। उसके बाद ये ऑब्वियसली तारीफ कर रहे हैं कि इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट भारत में हो रहा है उसका बहुत बड़ा फायदा भारत को मिलेगा, लेकिन ये कुछ रियलिटीज को भी सामने रखना चाहते हैं। इनका कहना है कि जब आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और भारत में जब आपको हेल्थ और एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इसको स्ट्रांग बनाना है, तो आपको इन बातों पर भी फोकस करना होगा। 8 स्पेसिफिक डिजिटल रियलिटी का ये जिक्र करते हैं, और एक एक करके हम उन सारे रियलिटीज़ को, डिजिटल रियलिटीज़ को जानेंगे। तो पहला इन्होंने कहा है कि एक छोटा सा इवेंट ये जिक्र करते हैं कि जॉन रॉबिन्सन ने कहा था कि जब आप इंडिया के किसी फैक्ट के बारे में अनजान हो और आप उसको गूगल करते हैं, तो वहीं पर दूसरे पॉपअप में आपको वो जो आप गूगल कर रहे हैं उसका एक ऑपोजिट वर्जन भी दिखाई देता है गूगल सर्च में। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया। यहाँ पर अगर आप इंटरनेट के एक्सेस की बात करते हैं और यहाँ के इन्फॉर्मेशन को लेने की बात करते हैं, तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लेना इतना आसान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारत में इंटरनेट को ह्यूमन राइट
का दर्जा दिया गया है। इंडिया रिकॉग्नाइज इंटरनेट एज ए ह्यूमन राइट। तो लेकिन उसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इस मामले में आपको फोकस करना होगा और यहाँ पे जो सर्च इंजन है उसको और स्ट्रॉन्ग करना होगा और रियल इंफॉर्मेशन को सामने लाना होगा। दूसरा ये क्या कहते हैं, डिजिटाइजिंग इंडिया इनएविटेबली मीन्स द टेकलिंग एग्रीज एक्सेस गैप। सो इनका कहना है कि यहाँ पे जो दूसरी दिक्कत है डिजिटल या फील्ड को लेकर के, डिजिटलाइजेशन को लेकर के, वो है जेंडर गैप भी आप कह सकते हैं। भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल वुमेन और मेन में जो लोग इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट का, उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिलता है। अगर 21% महिलाएं इंटरनेट यूज़र्स हैं, मोबाइल इंटरनेट यूज़र्स हैं, तो उसके 2 गुना, उसके डबल इंटरनेट यूज़र्स में मेन का नाम आता है। इसका मतलब यहाँ पर भी एक गैप है जिसमें कि हम डिजिटल फ्रीडम में भारत में एक सोसाइटल फैक्टर भी है। अगर आपने कभी गांव में गए हैं आप, या आपने अपने घर में भी कई बार देखा होगा, अपने आसपास में देखा होगा, तो वुमेन या गर्ल्स जो है वो फुल डिजिटल फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाती हैं। इसके पीछे दोनों कारण होता है, एक तो डिजिटल कंस्ट्रेंट और दूसरा इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट, और दूसरा रूरल एरिया में ये सोसाइटल प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा, राइट। जैसे आप एक शब्द अक्सर सुनते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो वो वाली चीज़ इसमें भी लागू होती है। और ये यही बता रहे हैं कि भारत में सिर्फ इंटरनेट एक्सेस को लेकर के प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक सोसाइटल फैक्टर भी है इंटरनेट का एक्सेस, जिसने कि एक गैप क्रिएट किया है। सो यू मस्ट वर्क टू क्लोज द एक्सेस गैप। आपको इस गैप को कम करने के लिए काम करना होगा और डिजिटल और सोसाइटल दोनों तरीके से गैप को आपको कम करना है, ये याद रखना होगा। तीसरा है इंडियाज वर्कफोर्स इज मोस्टली इनफॉर्मल। हमने कई सारे डाटा में देखा था, आज भी अगले आर्टिकल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भारत में जो ज़्यादातर इवन 90% जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। और अभी जब पेंडेमिक आया, कोविड-19 का लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से माइग्रेंट वर्कर और इनफॉर्मल वर्कर की समस्याएं सभी के सामने आ गई। तो इसके जो ऑब्वियसली माइग्रेंट वर्कर्स हैं, अगर आप उनकी बात करें तो वो लोग अभी रश की कंडीशन में हैं, सब लोग वापस जा रहे हैं। ऐसे में किसी की कनेक्टिविटी नहीं है फ़ोन के साथ, वहीं किसी के पास मनी का कंस्ट्रेंट है, किसी के पास पावर सोर्सेज नहीं हैं कि वो अपने मोबाइल वगैरह को चार्ज करें या इंटरनेट एक्सेस ले पाएँ। और कुछ लोग हैं जो कैश ट्रांसफ़र को इलेक्ट्रॉनिकली ना करके और कोई माध्यम अपनाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंस्ट्रेंट में है। दूसरा है कि आज के समय में लोग ज़्यादातर ये जो गूगल पे, फ़ोन पे, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं। जो बैंकिंग एक पेमेंट सिस्टम है उसको, मोबाइल पेमेंट सिस्टम को इस्तेमाल में ले आते हैं रादर दैन वो किसी और मेथड पर जाएं। सो द रियल डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया मेक पेमेंट एंड फाइनेंशियल एक्सेस मोर इंक्लूसिव। तो जिस तरीके से अदर एप्लीकेशंस ने, गूगल पे है या व्हाट्सएप पे भी अभी काफ़ी कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे चल जाए, तो इस तरीके से आपको भी इस फील्ड में और अच्छा काम करने की ज़रूरत होगी और भारत में और इसको फाइनेंशियल एक्सेस को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इस पर भी आपको काम करना चाहिए। चौथा ये कहते हैं दैट यू मेंशन न्यू प्रोडक्ट फॉर इंडिया यूनिक नीड ऑफ विच देयर आर मेनी। जाहिर तौर पर ये एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। हमने अभी शुरू में देखा कि हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे करके मदद दी जाएगी। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में यहाँ पर डिजिटलाइजेशन को लेकर के आना एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल आइडिया हो सकता है और इसका बहुत फ़ायदा किसानों को मिल सकता है। तो किस तरीके से सीड्स का यूज़ करना है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो भी इंडियन एग्रीकल्चर के जो भी कंस्ट्रेंट है उसको ख़त्म करना, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फसल को अच्छा करना, ये सारी चीज़ें है जो हेल्प कर सकती हैं किसानों को। एंड दिस अलोन कैन हेल्प जस्टिफाई द मनी यू आर पोरिंग इनटू इंडिया। और अगर आपने इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में काम किया और इसको ऊपर उठाया तो ये कह सकते हैं कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत में उसका सही मायने में यूज़ हो पाया है, क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर करते हैं। भारत की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो इसीलिए अगर ये बदलाव आता है भारत में तो वो सबसे बड़ा बदलाव होगा। पांचवा ये कहते हैं नंदन नीलकानी। अच्छा, एक बात आपको बताना है कमेंट में कि नंदन नीलकानी कमेटी न्यूज़ में था, ये किस चीज़ से संबंधित है? वैसे तो आप बता देंगे बट फिर भी आपको बताना है, तो कमेंट कीजिएगा ये कमेटी नंदन नीलकानी किस चीज़ से संबंधित थी। अब ये पांचवा कह रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि भारत को इकोनॉमिकली रिच बनाने से पहले डाटा रिच बनाना ज़रूरी है। इंडिया विल बी डाटा
रिच बिफोर इट इज़ इकोनॉमिकली रिच, ठीक है। तो ये डाटा का ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है और इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिबेट डिस्कशंस भी हैं कि इंडिया में डाटा बहुत सिक्योर एंड सेफ नहीं रहता है, और इसके पीछे कारण ये है कि एक प्रॉपर गवर्नेंस पॉलिसी भारत में मौजूद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, आरोग्य सेतु है या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशंस, कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो प्राइवेसी को काफ़ी डिस्कम्फर्ट जोन में डालते हैं। तो गूगल को इस मुद्दे पर भी काम करने की ज़रूरत है कि डाटा कैसे सिक्योर हो, और इंडिया के जो लॉ मेकर्स हैं, यहाँ के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, वो ब्रीच किए बिना आपको काम करना होगा। सिक्स्थ है, इट इज़ एसेंशियल टू गेट द हैंडल ऑफ द इन्फोडमिक प्रॉब्लम इन इंडिया। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग ये फैक्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने की। भारत में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी से फैला दी जाती है। उसी के लाइन में यूट्यूब ने एक बार 8,20,000 वीडियोस को डिलीट भी किया था जो मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह फैला रहे थे, स्प्रेड कर रहे थे, और उसको फिर चेक किया गया था। तो दिस इज़ अ ग्रेट स्टार्ट, ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा स्टार्ट था ये कि जो लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, उसको रोक दिया जाए। तो नाउ लेकिन ऐसा करने वाले जो लोग हैं वो मानते नहीं हैं, तो इसलिए गूगल को इस लेवल पे भी काम करना होगा। मस्ट मेक डीपर इन्वेस्टमेंट इन बोथ ह्यूमन एंड मशीन इंटेलिजेंस टू स्टे अहेड। तो यहाँ पे गूगल को इस लेवल पर भी डीप इन्वेस्टमेंट में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड seventh, your big bet on India must view the larger geopolitical context and India is edging closer to the US corner। अब ये अगला मुद्दा उठाते हैं, जो US और चाइना का भी ट्रेड वॉर चल रहा है, टेंशन चल रहा है। ये अलग अलग तरीके से, कई तरीके से टेंशन है, लेकिन ये कहते हैं कि आपने देखा कि भारत ने भले ही US चाइना का जो डिस्प्यूट है वो काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन इंडिया ने चाइना के एप्लीकेशंस को बैन करने में थोड़ी भी देरी नहीं की। टिकटॉक के अलावा और 59 ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस रहे जिसको कि बंद कर दिया गया। सो योर रोल आर बार्गेनिंग चिप अगेंस्ट चाइना एंड पार्टनरशिप विद जियो। तो आपने जो यहाँ भारत में इन्वेस्टमेंट किया है और जियो के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, ये आपको सही मायने में मदद पहुँचाएगा भारत में, क्योंकि जो ऑब्वियसली आप इतने बड़े पार्टनर के साथ इंडिया में हैं और ऑब्वियसली चाइना के अगेंस्ट अगर आप बार्गेनिंग कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा आपको इंडियन रेगुलेटर्स के द्वारा मिल सकता है। और फाइनली ये कहते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो क्रिएट कर सकती है जॉब को, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके लिए जो राइटर हैं उन्होंने भी प्रॉपर स्टडी किया हुआ है, दैट डिजिटल लाइट एट द एंड ऑफ द कोविड टनल फॉर इंडिया। और कई सारे रिकमेंडेशन एंड पॉलिसी बताई है कि क्या इसके लिए होना चाहिए। अब इसको इम्प्लीमेंटेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और ये जो रिकमेंडेशंस और बताए गए हैं उसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट स्किल बिल्डिंग एंड एजुकेशन। अंत में एग्रीकल्चर के बाद एजुकेशन का भी नाम बना आता है कि आपको एजुकेशन और स्किल बिल्डिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और इससे इंडिया में जॉब्स क्रिएट होंगी और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सही मायने में लोगों के काम आ पाएगा। यही यहाँ पर इन्होंने कहा है। अगला आर्टिकल देखते हैं, बूस्टिंग डिमांड बॉटम अप जीएस पेपर 3। ये भी इकोनॉमी में आ जाएगा, ये सोसाइटी में भी आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बट इकोनॉमी में इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत में स्ट्रक्चरल डिमांड की प्रॉब्लम चल रही है आज के समय में। डिमांड क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। डिमांड क्रिएट करने के लिए इनकम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एज यू नो, इनकम कैसे बढ़ेगी? जब लोगों को जॉब्स मिलेंगे। जॉब्स मिले लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो तनख्वाह है, वेजेस हैं, वो भी अच्छे हों, तभी वो जा करके एक्स्ट्रा खर्च कर पाएंगे और जो डिमांड क्राइसिस है वो सॉल्व हो सकती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इज वेयर इज डिमांड गोइंग टू कम फ्रॉम नाउ। अब किस तरफ से डिमांड को बढ़ाया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में, और उस पर फोकस किया जाना चाहिए। तो इनकम और अर्निंग को बढ़ाने की यहाँ पर बात चल रही है। अभी कहते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है उसको फोकस करना होगा। जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसके अकॉर्डिंगली मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भारत में 90% जनता इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो फॉर्मल जॉब्स में काम करते हैं, जिनको कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वगैरह दिए जाते हैं और उनका जो मिनिमम वेजेस है वो प्रॉपर अच्छा है, डिसेंट है।
लेकिन बाकी की जो जनता है उनके पास कोई ऐसा मिनिमम वेजेस का क्राइटेरिया नहीं है, या फिर अगर है भी तो वो बहुत कम है, अनइवन है, और इससे उनको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भारत में सेल्फ एम्प्लॉयड 50% तक लोग हैं, कैजुअल वर्कर में काम करने वाले 24% तक लोग हैं जिनका कि कोई ऐसा मिनिमम वेज नहीं है। तो इसलिए इस मुद्दे पर फोकस करना होगा और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर फोकस करना होगा। हाउ डू वी इंक्रीज द अर्निंग, हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? जो बॉटम लेवल से अगर हमें उठाना है अर्निंग को, तो कैसे हम पिरामिड में हायर लेवल तक जा सकते हैं? तो इसके लिए हमें प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को बढ़ाना होगा इनफॉर्मल सेक्टर में। फॉर्मल में तो ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल में जिसमें कि 90% हमारा जो वर्क पॉपुलेशन है वो काम कर रहा है, तो इसके लिए हमें इनफॉर्मल सेक्टर के प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को इन्हांस करना होगा, तभी स्ट्रक्चरल चेंज आ पाएगा। अनदर वे टू अचीव दिस इज बाय रेजिंग मिनिमम वेजेस। तो एक तो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को बढ़ाओ और दूसरा मिनिमम वेजेस को बढ़ाइए। इसके लिए सरकार स्कीम लेकर के भी आई है। द कोड ऑन वेज 2019 सीक्स टू यूनिवर्सलाइज द मिनिमम वेजेस। तो जो मिनिमम वेजेस हैं उसमें यूनिवर्सलाइज किया कर दिया जाएगा, हर जगह पर सेम कर दिया जाएगा कि उतनी तनख्वाह आपको देनी ही है डेली बेसिस पर। ये किया जा रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसके भी लूप होल्स हैं। अगर इसको यूनिवर्सल कर दिया गया, हर पूरे देश में कर दिया गया लागू, तो इसके भी कुछ ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हैं, उसको हमने डिस्कस किया था पहले। लेकिन यहाँ पर ये सुझाव दिया जा रहा है कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट करना होगा और उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है उनको ख़त्म करना होगा और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा। इफेक्टिव इंटरवेंशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट वुड बी इंश्योर द डिसेंट मिनिमम वेज ऑफ द हु आर बॉटम इन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो कैजुअल लेबर्स हैं उनके अर्निंग को बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसमें इन इंडिया द डिसप्रोपोर्शनैलिटी द लार्ज नंबर ऑफ कैजुअल वर्कर्स आर इन लार्ज एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर। जो कैजुअल वर्कर्स हैं वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन वर्क में इंडल्ज होते हैं, और उस तरफ अगर आप 40% भी लोग उधर लगे हुए हैं तो उनके मिनिमम वेजेस को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम उसको बढ़ाएंगे, वहाँ पर उसको इन्हांस करेंगे, तो एग्जैक्टली वो हमें फिर इस रोल को इन्हांस करेगा, अर्निंग को बढ़ाएगा, और जो हमारा मुद्दा है इस पूरे आर्टिकल का शुरुआत का वो बढ़ेगा, यानी कि डिमांड जो है वो बूस्ट होगी क्योंकि इनकम बूस्ट होने लग जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर और दूसरा क्या हुआ, एग्रीकल्चर, जहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं ज़्यादातर लोग। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट मिनिमम वेजेस आर पेड पब्लिक वर्क फेयर प्रोग्राम्स टू। तो मनरेगा वर्कर्स जो होते हैं या एम्प्लॉयमेंट ऑफ अनस्किल्ड लेबरर्स के लिए जो भी स्कीम्स हैं वहाँ पर भी इसको लागू करना होगा। और इस तरीके से अगर हम मिनिमम वेजेस पर फोकस करते हैं तो ओवरऑल अर्निंग जो है बढ़ जाएगी लोगों की। द इंडियन एम्प्लॉयमेंट चैलेंज टुडे कैन नॉट बी सीन इंडिपेंडेंटली ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इनएडिक्वेट इनकम। और यहाँ पे जो आज चैलेंज है इंडिया में खास करके वो है इनएडिक्वेट इनकम का। लोगों के पास अगर नौकरी भी है तो उनको एक प्रॉपर इनकम नहीं मिल पा रही है, और इसमें कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र की भी सुविधा है जो दी जा सकती है ताकि बॉटम लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, बॉटम लेवल से लोगों को ऊपर लाया जा सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। आज अगर इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें फोकस करना है तो उसके लिए जो फ्यूल का काम होगा वो अगर हम डिमांड रेज कर पाए, ग्रोथ कर पाए, तो ही आगे चल करके इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलते हैं और बने रहिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन दे दिया गया है उसका आंसर ज़रूर कीजिएगा कमेंट में। आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दे दिया गया है, उसको आप लोग लिख के ग्रुप पे अपलोड कीजिए, आईएएस दरबार आंसर रिव्यू ग्रुप, और एक दूसरे के आंसर को रिव्यू कीजिए, आपका भी फायदा होगा उससे। सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।